आज का हमारा व्याख्यान है भारतीय राजनीति में दबाव समूह। एशिया की राजनीति के अध्येता काहिन, टिंकर आदि का निष्कर्ष भारत पर भी लागू होता है कि पश्चिमी देशों की राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूहों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है, जबकि गैर पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं हुआ। भारत में अमेरिका की भांति दबाव समूह विकसित नहीं हो पाए। यद्यपि कतिपय व्यावसायिक संगठन दबाव समूह के रूप में सक्रिय अवश्य है, किंतु अन्य समुदायों के दबाव समूह मध्यमवर्गीय नेतृत्व के कारण सक्रिय रूप में राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णयों को आधुनिक ढंग से प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व ब्रह्म समाज, धर्म सभा, तरुण बंगाल ग्रुप, सत्यशोधक समाज, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इत्यादि संगठन समाज सुधार के क्षेत्र में कार्यरत थे। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की स्थापना कुछ सीमा तक मध्यम वर्गीय दबाव समूह के रूप में की गई थी। बाद में कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गई। मुस्लिम लीग मुस्लिम हितों की अभिवृद्धि के लिए सक्रिय हो गई। मुस्लिम लीग के प्रभाव को संतुलित करने के लिए हिंदू महासभा की स्थापना की गई। अब हम चर्चा करते हैं दबाव समूह के प्रकार। मॉरिस जोन्स के निष्कर्षों के अनुसार यदि भारतीय शासन व्यवस्था को सांगोपांग समझना है तो गैर सरकारी एवं अज्ञात संगठनों की गतिविधियों का अध्ययन करना उपयोगी एवं अपरिहार्य है। मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की 3 भाषाएं या प्रतिरूप व्यक्त किए। प्रथम एवं तृतीय भाषा का संबंध दबाव और दबाव समूहों से ही है। भारत में क्रियाशील दबाव समूहों को आमंड तथा पावेल मॉडल के आधार पर 4 समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रथम समूह है भारतीय राजनीति में संस्थानात्मक दबाव समूह, दूसरा है भारतीय राजनीति में समुदायात्मक दबाव समूह, तीसरा है भारतीय राजनीति में असमुदायात्मक दबाव समूह और चौथा है भारतीय राजनीति में प्रदर्शनकारी दबाव समूह। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं भारतीय राजनीति में संस्थानात्मक दबाव समूह। संस्थानात्मक दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, सेना, नौकरशाही इत्यादि में सक्रिय रहते हैं। भारतीय राजनीति में संस्थानात्मक दबाव समूह में कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस संसदीय बोर्ड, एनडीए मुख्यमंत्री क्लब, केंद्रीय चुनाव समिति, नौकरशाही तथा सेना को लिया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस हाईकमान के चारों ओर सरकार, संसद एवं मंत्रीगण चक्कर लगाने लगे। श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में गेहूं के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का महत्वपूर्ण निर्णय कार्य समिति के सुझाव से लिया गया। कांग्रेस संसदीय बोर्ड में कांग्रेस दल के महत्वपूर्ण नेता सदस्य होते हैं। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री बोर्ड के सदस्यों के समर्थन से ही प्रधानमंत्री बने। 1969 में संसदीय बोर्ड ने ही नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का दलीय प्रत्याशी घोषित किया। 1996 से 2008 के काल में मुख्यमंत्रियों ने भी निर्णयकारी स्थिति प्राप्त कर ली। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नौकरशाही भी संगठित होकर क्रियाशील है। इनके संघ है जो इनके हितों की रक्षा करते हैं। प्रोफेसर भांबरी का मत है इस संबंध में कि यदि राजनीतिक नेतृत्व कमजोर होता है तो नौकरशाही के दबाव में वृद्धि हो जाती है। भारतीय सेना राजनीति में निर्णयों को प्रभावित नहीं कर रही है। अपनी मांगों के समर्थन में भी सैनिक गुट सक्रिय नहीं हो पाए हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का ये शुभ लक्षण है कि सेना राजनीतिक प्रश्नों पर चुप ही रहती है। तो ये है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संस्थानात्मक दबाव समूह। दूसरा है भारतीय राजनीति में समुदायात्मक दबाव समूह। समुदायात्मक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ है। इनकी मुख्य बात विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। इनमें प्रमुख है व्यावसायिक संगठन, श्रमिक संगठन, कृषक संगठन और छात्र समुदाय आदि। तो हम इनमें सबसे पहले अध्ययन करते हैं श्रमिक संगठन।
ये श्रमिकों के संगठन है जो सामूहिक कार्यों द्वारा उनके हितों की रक्षा करते हैं। वर्तमान में मजदूर संघों का संबंध राजनीतिक दलों से है। प्रमुख राजनीतिक दलों के अपने मजदूर संघ है, जैसे भारतीय मजदूर संघ का संबंध भारतीय जनता पार्टी से। इसी तरह से यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस सीटू का संबंध मार्क्सवादी साम्यवादी दल से है। कांग्रेस का संगठन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक, और साम्यवादी दल के नेतृत्व में जो मजदूर संगठन है वो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक। ये क्रियाशील है। तो इस तरह से राजनीतिक संगठनों के भी, राजनीतिक पार्टियों के भी अपने मजदूर संघ है। कुछ मजदूर संघों का और भी उदय हुआ है जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नहीं हैं, जैसे दत्ता सामंत के नेतृत्व में कपड़ा मजदूर कामगार यूनियन मुंबई, शंकर गुहा नियोगी द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ, स्वामी अग्निवेश का बंधुआ मुक्ति मोर्चा आदि। तो इस तरह से ये श्रमिक संगठन है जो श्रमिकों के हितों के लिए विद्यमान है। अगले व्याख्यान में हम और जो दूसरे समुदायात्मक दबाव समूह हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।